दवाई क्यों नहीं लेती टाइम से। अब हर चीज़ का ख्याल बेचारा सिकंदर ही रखता रहे। परेशान कर दिया होगा ना बेचारे को, काम पे ध्यान नहीं दिया होगा। रमशा ने पानी का ग्लास पीते हुए अपनी आंखें घुमाई। अम्मी सारा दिन घर पे होते हैं, काम तो घर से ही करते हैं। हाँ, बाहर का चक्कर कम लगाते हैं। अब उन्हें कौन समझा सकता है, अपनी मर्जी के मालिक है। तबीयत खराब कर ली ना तुमने, अब मंगनी कैसे अटेंड करोगी। रमशा ने हैरत से माँ को देखा। इस मुंह को लेकर जाती हूँ मैं मंगनी पर। मामा आप भी ना। दूसरा सिकंदर मुझे कहीं लेकर नहीं जाएंगे जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती। मंगनी है, शादी थोड़ी। ज़्यादा बोलने पर अब वो तकलीफ से खांसने लगी थी। अच्छा अब बोलो तो मत, पहले जिस तरह इशारों में बात करती थी वही तरीका फिलहाल अपनाओ। इरा पिछले लॉन के खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। उसके माथे पे बल थे, बाजू सीने पे लपेटी वो शायद सख्त गुस्से में दिखाई दे रही थी। रमशा की अम्मी ने उसे देखा तो प्यार से उसे पुकारा, जिस पे इरहा नो कहते हुए सीधा रमशा के पास गई। इरहा नानो बुला रही हैं, जाओ उनके पास। नो मम्मी मी एंगी एली बैड। दरअसल इरहा बताना चाह रही थी कि वह सख्त गुस्से में है और उन्हें गुस्सा दिलाने वाला और कोई नहीं एलेक्स है। रमशा ने माँ को देखने के बाद इरहा को घुमाया ताकि उसकी माँ इरहा के तासुरात देख सके। रमशा की अम्मी मुस्कुरा उठी। कसम से रूठी हुई इरहा बिल्कुल रूठा हुआ सिकंदर लग रही थी। वॉट, क्या किया तुम्हारे एली ने। ही नो प्ले, ही इज बैड, ही सेड ही इज बिजी। इरहा जिस तरह बोली उसके अंदाज में रमशा की अम्मी हंस पड़ी। नहीं रो, एलेक्स फ्रेंड है आपका, वो बैड नहीं है। इरहा ने जवाब देने की बजाय टीवी को देखा जहाँ पे एक स्टार चल रहा था। उस स्टार में जो चल रहा था उससे इरहा को कोई सरोकार नहीं था। बस उस बंदे ने माइक पकड़ा हुआ था। उस माइक को देखकर इरहा खिलखिला उठी। पापा ऊ, मम्मी पापा ऊ, नो शाइन ऊ पापा। इरहा उछलते हुए हंसकर बोलने लगी। क्या बोले जा रही हो इरू, टीवी को देखकर पापा का नाम क्यों ले रही हो। इरहा की नानू ने उससे पूछा। मम्मी टी ई पापा, मम्मी पापा नो ऊ शाइन ऊ। इरा टीवी के पास आई और जंप लगाकर टीवी को हाथ लगाने की कोशिश की जो दीवार के साथ लगी थी, मगर वो अपने नन्हे से कद के बायस पहुंच ही नहीं सकी। मम्मी पापा टीवी, मम्मी पापा ऊ ऊ। अल्लाह इरू, क्या देख लिया। मुझे लग रहा सिकंदर को टीवी पे देख गया है। लेकिन मिशी सिकंदर बेटा तो टीवी में आजकल नहीं आया, उसकी कोई खबर ही नहीं है। पुरानी न्यूज़ देख ली होगी मम्मी। हनान भाई अक्सर दाऊद को तंग करते हैं। उससे खांसी करते हुए मुंह उधर किया, फिर झुककर साइड टेबल से पानी का गिलास उठाया। मुलाजमा ट्रे में उन दोनों के लिए सूप ले आई। थैंक यू मम्मा, खाना खा ले, पापा और मामू को देर हो जाएगी। पहले सूप तो पी लो, तब तक पापा और भाई आ जाएंगे, मैं खिला दूँ। रमशा मुस्कुराई। उससे इरा को देखा जो एली को बुलाने के लिए फिर लॉन की तरफ भागी थी। आराम से रू। जावेद नीचे आया तो रमशा ने उसे देखा, फिर फन में ऊपर करते हुए जावेद से सिकंदर के बारे में पूछा। जावेद समझ गया। सर जूनियर भाई के कमरे में सो गए थे, तैयार होकर आते हैं। मैम आपको कुछ चाहिए तो नहीं, उससे रमशा से कहते हुए रमशा की मम्मी से पूछा। नहीं शुक्रिया बेटे, खुश रहो। आपको मैम। रमशा ने नफ़ी में सर हिलाया। जावेद सर को आम देते हुए चल पड़ा। बहुत तमीज़ सा लड़का है, खुश अखलाक खुश शक्ल, शादी तो नहीं हुई ना इसकी। रमशा ने नफ़ी में सर हिलाया। अम्मी अगर शादी होती तो बड़ी धूमधाम से करते। सिकंदर सिकंदर के छोटे भाई की तरह है जावेद भाई। हाँ, अक्सर तुम लोगों के साथ ही रहता है ना। उम्र क्या है इसकी, शादी क्यों नहीं करवाई अब तक। 28 29। सिकंदर बहुत बार कह चुके हैं, मगर शायद करना नहीं चाहते। अम्मी किसी को बताइएगा नहीं। अगर मामू वक्त का सीन ना होता तो दाऊद ने वक्त की शादी जावेद भाई से ही करवानी थी। तुम क्यों नहीं ढूंढती। रमशा सूप का सिप लेते हुए आगे से कुछ कहने लगी। राह फट भागते हुए आई। एली से दोस्ती हो गई। एनी क्वेश्चंस। अदात की आवाज़ पूरे लेक्चर हॉल में गूंजी। एक दो स्टूडेंट्स से हाथ उठाए। उनके सवालों के जवाब देने के बाद क्लास भी ख़त्म हो गई। उदात उन्हें एग्जाम्स का गुड लक कहकर अपनी फ़ाइल को खोलकर चेक करने लगा जो ऑफिस में अपने साथ बुलाया था। ये स्टूडेंट्स की रिपोर्ट थी
जो उससे उसे पढ़ने के बाद साइन करना था। सारे स्टूडेंट्स जा रहे थे। जोहा सिर्फ बैठी खिड़की में बाहर के नज़ारे को आली नज़रों से देख रही थी। हुदाद की एक नज़र उस पर पड़ी तो एकदम चौंक उठा। वो जोहा से बात करना चाहता था। कुछ दिनों से उसकी हरकतें ठटका देने वाली थीं। हालांकि वो बड़ी ब्राइट स्टूडेंट थी, हुदाद की गुड बुक्स में थी, मगर जब से हुदाद समेत वो दूसरे सब्जेक्ट्स में फेल हुई थी, हुदाद हैरान हो गया था। वो यकीन नहीं कर सकता था कि जोहा फेल हो सकती है। ना सिर्फ फेल हुई, बल्कि कुछ दिन से कॉलेज आना भी उससे छोड़ दिया। पूरा लेक्चर हॉल खाली हो गया, बस वो था और जोहा। हदाद ने अपना गला खंगारा। जोहा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। शायद वो उस वक्त अपनी दुनिया में नहीं थी। जोहा, तुम्हें कुछ डिटेंशन मिली है? अब हुदाद ने ऊंची आवाज़ में कहा तो जोहा एकदम डर कर उछली। हालांकि हुदाद का लहजा नरम था। जोहा ने हुदाद को देखा, फिर इर्द गिर्द माहौल को, तो एकदम परेशान सी हो गई। सब कहाँ है सर?" हुदाद 1 मिनट के लिए तो जैसे चुप हो गया, फिर बोला। क्लास खत्म हो गई है। जोहा, ध्यान कहाँ था आपका? जोहा ने इधर उधर देखा, फिर सा हिलाकर उससे अपने नोट्स और बैग उठाया। "सॉरी सर", वो तेज़ी से बोलते हुए सीढ़ियाँ उतरने लगी। हुदाद ने उससे अपना बैग और कोट उठाया और उसे रोका। जोहा, फ्री हैं आप इस वक्त? हुदाद के कहने पे जोहा, जो उसके डेस्क से गुजरने लगी थी, एकदम रुक गई। "जी सर", वो बहुत आहिस्ते से बोली कि हुदाद बामुश्किल ये सुन पाया। फ्री हैं तो मेरे साथ मेरे ऑफिस चलें, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। हुदाद चलने लगा, मगर ठहर गया जब उससे जोहा का चेहरे का रंग उड़ता हुआ देखा। नोट्स पे उसकी गिरफ्त मजबूत हो गई। उसकी सरकत पे हुदाद उलझ गया। एवरीथिंग इज़ फाइन? "सर, मैं", उससे कुछ कहना चाहा, मगर उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। ऑफिस में बात करें या यहाँ पर? मगर मेरे ख्याल से वहाँ मुनासिब है। आर यू ओके? सर सर कैफेटेरिया में बात कर लें?" हुदाद ने गहरा सांस लिया। वाकई कुछ गड़बड़ थी। शाबाश बेटा, चलो। वी नीड टू डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। हुदाद के शफकत भरे लहजे पर वो सर हिलाने पे मजबूर हो गई, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वो 2 मिनट में रो देगी। हुदाद ने ऑफिस का दरवाज़ा खोला और देखा। चाइनीज़ टेक आउट उसके डेस्क पे पड़ा था। हुदाद ने अपनी फाइल और बैग रखते हुए उस बैग को देखा जिस पे चिट लगी हुई थी। चिट उतार कर उसने जोहा को अंदर आने का इशारा किया। जोहा सर झुकाए आहिस्ते से चलते हुए आई। हुदाद ने दरवाज़ा खुला रहने दिया और चिट को पढ़ते हुए वो अपनी कुर्सी में यहाँ बैठा और इंटरकॉम उठाया और कान से लगाया। बटन दबाकर उसने जोहा को सामने वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा दिया। फिर रिसेप्शनिस्ट के उठाने पर वो बोला। जूडी, क्या मेरी मिसेज आई थी? ओके, अभी निकली है। ठीक है, थैंक यू। उसने फ़ोन रखा और चिट को साइड पे रखकर मुस्कुराते हुए उससे टेक आउट साइड टेबल पे रखा। "मैंने अपने हाथों से बिल्कुल नहीं बनाया, मगर प्लीज़ खा लीजिएगा, अगर ज़रा मेरा ख्याल है, क्योंकि आपकी वजह से सारा दिन भूखा रहना पड़ेगा मुझे। बख्तावर आलम वसीम।" अपने नाना से मोहब्बत नहीं है, मगर नाम उन्हीं का लगाना है। उससे बड़बड़ाते हुए उससे जोहा को देखा तो खुद को कंपोज किया। जोहा, आर यू रियली ओके? अगर कोई बात करनी है तो मैं दरवाज़ा बंद कर सकता हूँ। आर यू कंफर्टेबल? जोहा ने दरवाज़ा बंद करने के नाम पर सर तेज़ी से नफ़े में हिलाया। "नो सर, नहीं, आई एम गुड। सॉरी सर, वो रिज़ल्ट ख़राब हुआ, मुझे पता है। आप मेरे से मायूस हुए हैं। मेरा मतलब कि..." एक सेकेंड, रिलैक्स। मैं आपको सज़ा देने नहीं वाला। जोहा, और रिजल्ट ख़राब हो गया सो व्हाट? दुनिया तो नहीं ख़त्म हो गई। एक पीस ऑफ पेपर है जो आज नहीं तो कल हल हो जाएगा। अभी एग्ज़ाम्स के बारे में मत सोचो। उससे पानी का गिलास उसके सामने पेश किया। ईजी हो जाओ, इस वक्त तुम्हारा टीचर नहीं, एक डॉक्टर तुम्हारे सामने है। जोहा ने हुदाद को नासमझी से देखा, मगर वो उसे नहीं, सामने बख्तावर की तस्वीर को देख रहा था। पीली फ्रॉक में मलबूस, जिसमें सितारों और गोटे वाला काम हुआ था। सादा चेहरा, शर्म से लाल चमकती शरारती आंखें। 9-10 महीने की राह को गोद में पकड़े गुलाब का फूल लग रही थी, वो भी खिला हुआ। हुदाद की पसंदीदा तस्वीरों में से एक थी। मेरी नालायक बीवी, ए लेवल्स भी मुकम्मल नहीं किया, फिर भी बड़ी चिल रहती है। राइटर बनने का शौक है, कोर्सेज कर रही है। डॉक्टर बनाना उसकी फैमिली का ख्वाब था, मगर उसे मेरी बीवी बनने का ख्वाब था। सो डिसहार्ड होने की कतई ज़रूरत नहीं है। माँ बाप अगर मायूस हो गए हैं तो कोई बात नहीं। जब वो तुम्हें 6-7 साल बाद मरीजों के साथ तुम्हारा अंदाज देखेंगे तो ट्रस्ट में उनसे ज़्यादा और कोई तुम पर फ़ख्र महसूस नहीं करेगा। हुदाद ने कहते हुए उसे देखा जो नीचे ज़मीन को खो रही थी। जोहा, मेरा पहला लेक्चर याद है ना? मैंने अपनी कहानी सिंपैथी लेने के लिए या टाइम पास के लिए सबको नहीं सुनाई थी। उसके पीछे मकसद था। इस आंख गंवाने पर मैंने अपने 14 साल गुजार दिए थे।
उन 14 साल में मुझे माँ सवाए गुस्से, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन की कुछ नहीं मिला। आगे मजीद ऐसे ही गुजर जाते, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ 2 ही हस्तियों ने मुझे जगाया, मुझे झंझोड़ा, मुझे एहसास दिलाया कि मैं बेकार शय नहीं हूँ। कोई भी इंसान बेकार नहीं है, बस इंसान को बेकार बनाती है उसकी बुरी सोच। उस हस्ती में मेरी ये छोटी सी बीवी शामिल थी। 18 साल की थी उस वक्त। शी चेंज्ड मी। आज मैं यहाँ हूँ तो उसी की वजह से। उदार ने गौर किया, उसके खींचे हुए दांत जरा ढीले हुए, मगर वो अभी भी बहुत परेशान लग रही थी। नहीं, शायद उसे कोई बात अंदर से खाई जा रही थी। अच्छा छोड़ो, मुझे बताओ, इतने दिनों से छुट्टियाँ क्यों कर रही हो? दिल नहीं करता कहीं जाने का सर। उससे इतनी आहिस्तेगी से कहते हुए सर झुका लिया कि उदार बामुश्किल ही सुन पाया। दिल तो किसी का नहीं करता, मगर हिम्मत बांध कर उठते हैं ना सब। उसका चेहरा मजीद झुक गया। शायद उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, इसलिए उन्हें छुपाने के लिए उसने ऐसा किया। दिल नहीं करता पढ़ने को जोहा, तो छोड़ दो। अपने दिमाग के साथ ज्यादती ना करो। दिमाग सलामत रहेगा तो बहुत से काम हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को साबित करने के लिए मुश्किल काम किए जाएं या मुश्किल राह से गुजरा जाए। ज़िंदगी जीनी है, गुजारनी नहीं है। मगर सर, ये मेरा ख्वाब ऐसे 2 दिन की टेंशन में कैसे छोड़ दूँ? सॉरी सर, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। उससे खुद को कंपोज करते अपने आंसू तेजी से साफ करते हुए सर उठाकर कहा, मगर उसकी आवाज़ गुलुकीर थी। 2 दिन की टेंशन से ये हालत नहीं होती बेटा। मैं सिर्फ एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा। मेरी शिकायतों को छोड़ो। आज तुम्हारा सर हूँ, कल नहीं होगा। तुम्हारे साथ आज जो हैं वो कल नहीं होंगे। जो तुम्हारे साथ होगा वो तुम्हारी अपनी खुद की ज़ात होगी। अपनी ज़ात से लड़ोगी तो वो भी तुम्हारा साथ छोड़ देगी। उदात की गहरी बात भी वो एकदम चुप हो गई। कल इसी टाइम रोज़ाना 15-20 मिनट की बात करेंगे। नमाज पढ़ती हैं आप? कभी कभी सर, उससे शर्मिंदा होते कहा। कोई बात नहीं, मैं भी इतना पक्का नमाजी नहीं हूँ। दुआ करें कि मुझे तौफीक दे। जब भी नमाज पढ़ें अल्लाह से थोड़ी बातें ज़रूर कर लिया करें। वो लोगों की सुनता है और उससे राज रखना आता है। आज नोट से आज़ा दूर रहिएगा आप। मैं चाहता हूँ आप अच्छा स्कोर करें तो एक दिन खुद को रेस्ट दें। अगर उसके बावजूद भी पढ़ा नहीं जाता तो कोई मसला नहीं, मेरे पास आइएगा। वी विल डिस्कस अबाउट इट। थैंक यू सर। उदात ने वक्त के साथ मौजूद एक शख्स की तस्वीर घुमाई। काले सूट में कुर्सी पे टांग रखकर बैठा अपनी शानदार पर्सनैलिटी के साथ वो शेर था। उस शेर के साथ सचमुच का शेर कुर्सी के करीब बैठा तस्वीर को 4 चांद लगा रहा था। ये भागी रमशा से शादी से पहले की तस्वीर ली गई थी। काबू या रशियन बॉस की एक ऐसी तस्वीर लाजमी होती थी जिसमें एक तस्वीर की झलक में ताकत, निडरपन और बेखौफी नजर आती हो और कुछ नहीं। दाऊद को शेर की ज़रूरत नहीं थी, वो खुद ही काफ़ी था, मगर शायद ये ज़रूरी था। माफिया की दुनिया में ऐसी पावरफुल तस्वीर लाजमी होती थी। थैंक यू कहना है तो इसको कहो। जोहा ने नासमझी से उस बंदे की तस्वीर देखी, फिर सर हिलाकर उठ गई। उदात ने सिकंदर की तस्वीर देखी। थोड़ी देर देखने के बाद उसकी एकांत पता नहीं क्यों अजीब हो गई। उसे दराज खोला, उसमें सिकंदर की तस्वीर रख दी और बंद की। उससे देखा, वहाँ दरवाजे में कॉलेज का पीएन खड़ा, हाथ में पार्सल पकड़े उसे देख रहा था। आओ ऊपर क्या लाए हो? सर, ये एक आदमी आया था, बड़ा ही अजीब सा। उससे आपको देने का कहा। उदात ने हैरत से उसे देखा और अपनी आईसेट ग्लासेस को उतार कर उसे टिश्यू से साफ करने लगा। अच्छा, नाम बताया उसने? नहीं, बस अजीब सी सख्ती से कहा कि चुपचाप आपको दे दूं। आप मीटिंग में थे तो रुक गया। उदात ने ऐनक पहनी और उसे अंदर आने का इशारा किया। रख दो, और मेरे लिए प्लीज़ साथ वाली क्लिनिक से सर दर्द की गोली ले आओ। वहाँ पे नर्स सायरा से कहना, वो दे देगी। ठीक है सर। दरवाज़ा बंद करके जाना। उससे पार्सल को देखा तो दरवाज़ा बंद करने के बाद अजीब अंदाज में हंसा। ताकत भी बड़ी अजीब शय होती है। अजीब हंसी में उसके मुंह से अजीब ही बात निकली थी। नानू, ओ शाइन, ओ पापा। इरा रिमोट पकड़े उसे माइक समझे बिल्कुल अपने बाप की तरह आंखें बंद किए गाने गा रही थी और झूम रही थी। रमशा की अम्मी उसे देख रही थी, फिर रमशा को। मिशी, इससे क्या हुआ है? आज अजीब हरकतें नहीं कर रही? तो पता नहीं, मैं अभी किचन से आई, मुझे रे बुलाकर गाने लगी। मैंने पूछा क्या हुआ तो कहती है, ऊ पापा टीवी। ये गुड़िया तो बहुत जल्दी बड़ी होती जा रही है। ऊ पापा मी शाइन। सिकंदर नीचे आया तो अपनी बेटी को गाते हुए देखकर परेशान हो गया। उफ, उसकी बेटी सारा उसका सरप्राइज खराब करेगी। उसको कितना समझाया था, मगर ये ठेठ उसी पर
गई थी। ओ नो, स्टॉकिंग करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। सिकंदर ने ऊंची आवाज़ में इरा को चुप करवाने के लिए और सबको अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए अपनी सास को सलाम किया। इरा ने बाप को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। पापा, वो उछलकर बोली तो उसके हाथ से रिमोट गिर गया। रमशा ने तासुब से सर हिलाकर झुकते हुए रिमोट उठाया। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो। कैसे हो आप? सिकंदर ने झुककर अपने कंधे सास को पेश किया, जिस पर सास से प्यार से धमकी देते हुए उसे दुआ दी। मैं बिल्कुल ठीक। सॉरी आंटी, थका हुआ था, आंख लग गई। इन्होंने खाना खा लिया? अंकल कहाँ है? रमशा कुछ कहने लगी कि उसकी अम्मी बोल पड़ी। वो और भाई किसी काम से गए हुए थे। रमशा के पापा अब रिटायरमेंट का सोच रहे हैं, तो हमने कहा अब अपने ही शहर आ जाते हैं, तो घर देखने गए हैं। आते होंगे, साथ मिलकर खा लेंगे। रिटायरमेंट मेरे यार जमाली को ज़रूरत है। अंकल ख्वाह वहाँ क्यों ले रहे हैं? ट्रांसफ़र करवा लेते हैं यहाँ पर। रे ओके, कुछ खाया पिया? सास के सामने वो ज़रा लिहाज कर रहा था, वरना बस नहीं चलता रमशा को घसीट कर बिस्तर पर लेटाता ताकि वो आराम करे। रमशा ने डरते हुए उसे देखा कि कहीं अम्मी के सामने हाइपर ना हो जाए, मगर वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। मगर शेरू का क्या भरोसा था। इरा बाप की टांग से चिपक गई और कुछ कह रही थी। रमशा ने सर हिलाया कि वो ठीक है, उसे सूप पिया है। सिकंदर ने झुक कर उसे उठाया। इरा ने सिकंदर का चेहरा थाम कर कहा, पापा, ओ पापा, टीवी, मम्मी विल सी यू पापा। सिकंदर बेटा, ये बार बार टीवी को हाथ लगाकर आपका नाम ले रही थी। क्या इसने आपको टीवी पे देखा है? सिकंदर ने राह को घूरा और वो बाप को कह रही थी। उसी तरह का है, मगर शुक्र उसके अलावा ये बात किसी को समझ नहीं आई। मैंने शायद वलीमे की पिक्चर लगाई थी, उसके पीछे म्यूज़िक लगा होगा, तो वही गा रही होगी। एलेक्स कहाँ है? रमशा ने हाथ के इशारे से बाहर की तरफ इशारा किया। खामोश ही रहो। सिकंदर ने संजीदगी से राह को टोका, फिर रमशा के पास आया और उसकी गर्दन का जायजा लिया। रमशा की अम्मी को फ़ोन आ गया तो फ़ोन बैग से निकालने के लिए झुकी। सिकंदर ने झुककर उस वक्त उसकी गर्दन को छुआ। 10 मिनट बाद तुम ऊपर चली जाना, आराम की ज़रूरत है। रमशा का चेहरा लाल हो गया और उससे आंखें दिखाई। सिकंदर, अम्मी है। पापा किससी मम्मी? रही सही कसर इरा ने बुरी कर दी। सिकंदर हंस पड़ा। उसे इरा के मुंह पे हाथ रखा और रमशा को आंख मारकर वहां से भागा। रमशा ने रिमोट उठाकर सिकंदर पे हमला करना चाहा, मगर हाथ गिरा दिया। मिशी, तबीयत ठीक है? रमशा ने माँ को देखा तो वो फ़ोन कान से लगाए उसके लाल चेहरे को देखते हुए बोली। रमशा तेज से होती धड़कन से अपना सर नफ़ी में हिलाने लगी। इरो नो सिंकिंग, कहा था ना आपको। आप कुछ नहीं कहोगी, मम्मी को पता चलेगा तो सैड होंगी, फिर वो बैड गर्ल बन जाएगी। नो पापा, मी नो बैड। सिकंदर ने उसके दोनों गालों को हाथों में लेकर जोर से उसका मुंह भींचा। एलेक्स एक आगे पार्सल पकड़े उनकी तरफ आया। सिकंदर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। हाँ भाई, ये अब कौन लाया है? चेकिंग की? जी कापू, कोई ड्रग्स और बम नहीं है, आपका खिताब लिखा हुआ है। एलेक्स रूसी जबान में बोलते हुए सिकंदर को आगे पैकेट पकड़ाने लगा। सिकंदर ने उस पैकेट को थामा। इरा उस पैकेट को देखने लगी इश्तिहाक से और हाथ आगे बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहा। सिकंदर ने उससे नो कहा। एलेक्स, इसे कॉमन रूम मत लेकर जाना। उससे इरा एलेक्स को पकड़ाई तो इरा ने बाप की गर्दन में बाहें डालकर कहा, नो पापा नो, एली प्ले, एली बैड। क्यों भाई, एली क्यों बैठ है? क्या किया है एली ने? एलेक्स वहाँ की इस लहजे पर कंफ्यूज हो गया। कापू, वो कॉमन रूम जाना चाहती थी, उसे वहाँ का टीवी उतारना था ताकि वो अपनी मम्मी को आपका गाना दिखा सके। सिकंदर ने गहरा सांस लिया। एलेक्स बुरा नहीं है प्रिंसेस, एली गुड बॉय है। जाओ खेलो, वो आपको आइसक्रीम लेकर देगा। आइसक्रीम का नाम सुनकर इरा चेक उठी और एलेक्स उसे उठाकर ले गया। सिकंदर विला का गेट खोला तो हनान की सिविक आ रुकी। वो गाड़ी से उतरा तो उससे इरा को देखा। इरा ने हनान को देखा तो हाथ हिलाकर नान कहा। एलेक्स से हनान को सलाम किया। चाचू की जान कैसी है? हनान ने झुककर इरा के गाल को चूमा। इरा ने अपने गाल पे हाथ रखा। कापू कहाँ है? अभी अंदर गए हैं। अच्छा ठीक है। इरा के बाल बिगाड़ते हुए सिकंदर के पास गया। उधर लैपटॉप पर नजरें जमाए आराम से बैठा था। उधर कार्रवाई होते हुए देख रहा था। कार्रवाई के दौरान जो कुछ भी हो रहा था उसको देखते ही उसकी हंसी छूटी थी। उसके फ़ोन पे मैसेज आया था। उस फ़ोन में मौजूद मैसेज को पढ़कर उससे अपनी मुस्कुराहट को रोका। उसके बाद उसके प्राइवेट फ़ोन पे कॉल आने लगी। उससे फ़ोन उठाया। हेलो, हरकुलिस स्पीकिंग। अगले की बात सुनकर उसके माथे पर बल आए, फिर चेहरे पे मुस्कुराहट।
कापू फ़ोन नहीं उठा रहा। रहने दो, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम बोलो। अच्छा, ले गए हैं। एक ज़ख्मी है, उसे पकड़ा है। और किसकी कार्रवाई थी ये? अच्छा अच्छा, बात सुनो। अपना बैंक अकाउंट नंबर सेंड करो। पैसे सेंड करूँगा। मुंह बंद रखना अपना। उस आदमी को हॉस्पिटल भेजकर जान छुड़वाओ। जो कह रहा हूँ वो करो। अगर कापू को पता चला तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। और जिस लड़की ने अगवा करने वालों की मदद की है उसे पकड़े रखो। मैं कोशिश करूँगा आ सकूँ। रोज़ नहीं तो वीडियो कॉलिंग से काम चला लेंगे। सिकंदर को खबर नहीं होनी चाहिए। जब फ़ोन आए तो बता देना। मेघन को उठाकर ले गए हैं। कुछ नहीं कहेगा, मैं कह रहा हूँ ना। संभाल लूंगा सब। हाथ भी लगा लिया तो नाम बदल देना। रखता हूँ। खुदार ने सिकंदर के सिक्योरिटी अलार्म हैक कर लिया था। मतलब किसी गड़बड़ की खबर सिकंदर को नहीं हो सकती थी। इत्तला मिलने के बाद उससे फ़ोन बंद किया, फिर कैमरे को देखा, फिर अपने फ़ोन को, जहाँ पर उसकी और वक्त की तस्वीर लगी हुई थी। वक्त आंखें बंद किए खिलखिलाते हुए अपने पीछे खड़े खुदार की थोड़ी भी आइसक्रीम के साथ हमला कर रही थी। उसकी नज़रें वक्त पर थी। फिर वक्तावर का उसी वक्त मैसेज आया। खुदार ने मैसेज को पढ़ा तो हल्का सा मुस्कुराया। थैंक यू चुड़ैल, मुझे शहीद होने से बचा लिया। मैसेज का जवाब फ़ौरन आया। मैंने ज़हर नहीं मिलाया था। जवाब रूठा सा था। नहीं, बाहर के खाने का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। घर आए तो सही आप। मुझे मिस कर रही हो या मेरी शिद्दतों को? अब की बार जवाब नहीं आया। खुदा हंस पड़ा। आ जाऊं कि नहीं? वो बख्तावर के चेहरे को जहन में सोचते हुए मुस्कुरा उठा। कैसे बोलती बंद कर दिया करता था उसकी। टेप रिकॉर्डिंग बंद हुई तो सिकंदर ने हन्नान को देखा, जिसका चेहरा खुद सुर्ख हो गया था। सिकंदर कुर्सी पर सीधा हुआ और उससे टेप रिकॉर्डिंग फिर चलाई। आगे फॉरवर्ड करके उससे आगे अल्फाज को सुना। अगर ये राह तुम्हें प्यारी है तो मुझे रे ऑफ सनशाइन खामोशी से दे दो, वरना उसका मासूम चेहरा वैशी दरिंदों से नोचता हुआ मिलेगा। हन्नान की बर्दाश्त खत्म हो गई और उसने रिकॉर्ड उठाया और उसे जमीन पे पटका। इसकी मौत मेरे हाथों लिखी है शेरू। हाउ डेयर ही। हमारी हीरो के लिए इसने इतने घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए। मौत भी मांगेगा ये शख्स तो नहीं मिलेगी। उसने सिकंदर को देखा, जिसकी आंखें हद से ज्यादा सुर्ख हो गई थी। खामोशी थी जो सुनने के बाद टूटी नहीं थी। खामोशी। सिकंदर हद से ज्यादा खतरनाक था। अब तो उस शख्स ने उसके जख्म पे हाथ रखा था। वो ताज़ा जख्म जो कभी मनमैल नहीं होता था। सोफी की चीखें आज भी उसे रातों को डराती थी। सोफी की जगह इरहा को सोचना उसकी सांसें रोक देता था। शेरू। हन्नान उसकी खामोशी पे ताड़ा जानता था कि उसके यार का अक्सर जहन उस वाक़े की तरफ चला जाता था जहाँ से वो बामुश्किल मुड़ पाता था। सिकंदर ने उसे देखा, फिर उठा और तेजी से उसकी तरफ गुजरा। कहाँ जा रहे हो? अगर तुमने ड्रिंक को हाथ भी लगाया तो खुदा की कसम मैं तुझे गोली मार दूंगा। हन्नान ने उसे रोका। सिकंदर ने अपना हाथ छुड़वाया और ऊपर वाले जिम में गया। उसका दरवाज़ा खोलकर उससे अपनी शर्ट उतार कर फेंकी और बॉक्सिंग बैग की तरफ गया, जो सबसे ज़्यादा भारी और सख्त था। वो कपड़ा हाथों पर बांधे बगैर जोर से पंच मारने लगा। जितना गुस्सा नहीं, जितनी वहशत शामिल थी, वो उस बैग पे निकाल रहा था। हन्नान को लगा वो उस बैग को फाड़ देगा, तब भी उसका गुस्सा कम नहीं होगा। उससे जिम का दरवाज़ा लॉक किया और अपनी शर्ट उतारी। उसको ठंडा करना ज़रूरी था। वो सिकंदर के पास आया और उसकी पसली से ज़रा नीचे उसे ज़ोर से पंच मारा। सिकंदर सी करते हुए पीछे हुआ। उससे अपने गुस्से से भरी आंखें उठाईं। हन्नान ने अपने हाथ उसकी तरफ हमला करने के इशारा किया। सिकंदर ने जोर से पंच हन्नान के सीने पे मारना चाहा। हन्नान ने उसके हाथ ब्लॉक करके उसके पेट पे मारना चाहा। उसी वक्त सिकंदर ने घुटने का इस्तेमाल किया। हन्नान दर्द से कराहता पीछे हुआ और उसे गाली से नवाजा। बहुत शौक था शेर के मुंह में हाथ डालने का, तो आओ तेरी मैं। हन्नान ने एक मुक्का उसके मुंह पर मारना चाहा, जो उसकी साइड पर होने पर कंधे पर जाकर लगा। उसके बाद दो अजीज दोस्त कुत्तों की तरह लड़ने के बाद अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल चुके थे। दोनों के चेहरों की मौजूदी तौर पर बचत हो गई। अलबत्ता सीने, टांग और पेट पे नील पड़ गए थे। हन्नान ने बैठकर गहरा सांस लिया। तुम आदमी हो के कुत्ते? फेफड़े ज़ाया कर देते तो कहाँ जाता मेरा मुर्तज़ा। सिकंदर ने उसे टॉवल फेंका और खुद भी इस्तेमाल करते हुए तकलीफ से कराया, मगर हन्नान पे जाहिर नहीं किया। मेरे पास आता, तेरी तरह गधा बनने से बचत हो जाती। वो हबीज हमारा दिमाग ख़राब करके खुद मज़े से बैठा, और यहाँ हम कुछ नहीं कर रहे सवाए लड़ने के। तो मेरे से लड़ा इसलिए था कि मैं ड्रिंक ना करूँ। मेरे घर में शराब की अब एक बोतल भी नहीं है। बेफिक्र हो जाओ। मेरे से ज़्यादा मेरी बीवी जल्लाद है। सिकंदर के मुंह से उनकी रे की गुस्ताखी सुनकर मेरे कान फट क्यों नहीं गए। चल तो पीता ना सही, मगर किसी को पीट डालता। और मुझे गरीब नौजवानों की ज़्यादा फिक्र थी। रे मत बुलाओ उसे।
वरना मुर्तज़ा को यतीम कर दूंगा। अब की बार वो धाड़ा हन्नान ने टॉवल से मुंह साफ किया। मुस्तफ़ा और आसिफ से बात हुई? सिकंदर ने फ्रिज से एनर्जी ड्रिंक निकाला। पीने से रहे अब। हाँ। हम्म, कुछ पता चला? शेरू, अब हमें तेज़ी दिखानी होगी। अब बात हद से बढ़ रही है। एक दफ़ा वो मेरे हाथ आ जाए, टॉर्चर करने में मैं तुझे भी पीछे छोड़ दूंगा। बात उन्होंने मेरी भतीजी की है। उसकी ज़ुबान काट कर कुत्तों को खिलाऊंगा। सिकंदर ने ड्रिंक का सिप लिया। बात अब हद से बढ़ गई है बड़ी। सारी हद तो उसी वक्त क्रॉस हो चुकी थी जब उसने मेरी रे का नाम लिया था। वो अपनी मौत की तारीख लिखवा चुका है। जीने दो ज़रा उसे। सिकंदर अजीब सेनिस्टर अंदाज से मुस्कुराया। जरा सी करवट लेकर वो चौंका, मगर थकन ऐसी थी कि आंख खुलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। थोड़ी देर पहले उसे रमशा की आवाज़ सुनी थी। उसका हाथ अपने कंधे और चेहरे पे भी महसूस किया था, मगर अनूठी ऐसी तारी हुई कि वो उसका नाम बड़बड़ाकर नींद की वादियों में चला गया था। और वो बीच में चौंक तब रहा था कि उसने अपने माथे, गर्दन, चेहरे पे कोई गीली चीज़ महसूस की। और सबसे बढ़कर किसी के नन्हे मुन्ने हाथों ने उसको ज़रा सी आंख खोलने पर मजबूर किया। उससे देखा ही रहा। पापा सिख बोलते हुए अपने छोटे हाथों से कपड़ा उसके चेहरे पे रख रही थी। दाऊद, दाऊद, आर यू ओके? सिकंदर ने देखा रमशा उसकी साइड पे बैठी उसके माथे पे आए गीले बाल पीछे धकेलती परेशानी से बोली, मम्मी नो सैड, पापा ओके। इरा कपड़े को सिकंदर की गाल पे कभी रखती, कभी थोड़ी पर। वो माँ को ऐसा काम करते हुए देख रही थी तो उससे माँ से वो कपड़ा लेना चाहो ताकि वो खुद अपने पापा को ठीक करे। ऊपर से उसकी मम्मी सैड थी। इरा बस किसी को सैड नहीं देख सकती थी, खास करके पापा को जो आंखें नहीं खोल रहे थे। सिकंदर ने रमशा को नासमझी से देखा, फिर इरा को। इरू, क्या हुआ? सिकंदर को अपनी आवाज़ पे भी हैरत हुई जो काफ़ी आहिस्ते से निकली थी। उसका जिस्म भी टूट रहा था। इरू बाप को बोलते और उसे देखते हुए खिलखिलाई, मम्मी नो सैड, पापा नो सिक, पापा टॉक, मम्मी नो क्राई। सिकंदर ने हैरत से आंखें फैलाकर उसे भी रमशा को देखा जो इरा से कपड़ा लेकर साइड बाउल में ठंडे पानी में उसे भिगोने लगी। मुझे बुखार कब हो गया? सिकंदर अपने गीले चेहरे पे हाथ रखकर जरा से उठा तो रमशा ने उसके कंधे पे हाथ रखा। दाऊद, आप शाम को शावर लेकर बेड पे लेटे टीवी देखते हुए सो गए। मैं आई तो आप बुखार में तप रहे थे, ऊपर से आंखें भी नहीं खोल रहे थे। उसके बाद आप तकलीफ से कराए तो मैंने चेक किया, आपके सीने और पेट पे नील थे। किससे किया था? वो तकलीफ के बावजूद तेजी से बोल रही थी और उसके माथे पे पट्टी रख रही थी। इरहा ने माँ से कपड़ा लेना चाहा तो रमशा ने उससे आंखें दिखाई। मम्मी आई माइंड मी हैप्पली, पापा नो सिक, नो एंगी, मम्मी सिक। सिकंदर को उलझन हुई जिस पे वो तेजी से उठकर बैठा। दाऊद, रमशा बोली तो सिकंदर ने जलती आंखों की परवाह किए बगैर उसकी गर्दन का जायजा लिया, जिसमें सूजन जरा सी कम मगर अभी भी काफ़ी ज़्यादा थी। उसकी तबीयत बजाय आराम करने की उसकी हिम्मत में लगी हुई थी। ठीक हूँ, मौसम बदल रहा है तो ज़रा सा गर्म हो गया। रही बात निशान की, तो ट्रेनिंग के हैं। कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही बैठी हो। खाना खाया? दवाई का तो होश नहीं होगा। मेरा भी दिमाग ख़राब, ऐसी बेफिक्री से सो गया। सिकंदर फिक्रमंदी से कहता अपनी सख्त तबीयत खराब होने के बावजूद उठने लगा कि रमशा ने उसे रोक दिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लेटे। अगर ज़रा सा हिले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रमशा उसके उठने पर उसे हल्का सा धकेलती हुई बोली। हट्टा कट्टा बंदा हूँ, ज़रा सी बीमारी पर मर नहीं जाऊँगा। और तुम ठीक हो? ये ठीक होना होता है। हालत देख रही हो अपनी? बोलते हुए आंखों में पानी आ रहा है। और ठहरो, मेरी लापरवाही की वजह से सारी चीज़ें मेस्ड अप हो गई। वो कहते हुए जाने लगा कि एकदम रमशा की आंखों में नमी को देखकर रुक गया। रमशा उसके बाजू पे जोर जोर से हाथ मारते हुए इरा को उठाने लगी। साफ मतलब था कि जो करना है कर लो, मैं तो अब बात नहीं करने वाली। रे, सिकंदर ने उसका बाजू पकड़ना चाहा। रमशा ने जोर से झटका, मम्मी पापा सिक, पापा हेल्पी मम्मी। रमशा इरा को लेकर उसके कमरे में जाने लगी। सिकंदर चकराते सर के बावजूद उसके सामने आया। चाहती क्या हो? क्यों जिद करती हो? तुम्हारा दुश्मन थोड़ी हूँ। तुम ठीक नहीं हो तो मैं कैसे ठीक रह सकता हूँ? तुम ठीक हो जाओगी तो मैं बिल्कुल फ्रेश हो जाऊँगा। प्लीज़ लेटो, मैं अभी तुम्हें खाना खिलाता हूँ। वो इरा रमशा से लेने लगा। रमशा पीछे हो गई। हाथ मत लगाए, मैं खाना खा चुकी हूँ, फिक्र करने का शुक्रिया, अब हटिए। उसे रमशा के गुस्से की समझ नहीं आई। रमशा की आंखों से पानी निकल रहा था।
इरा ने माँ को रोते हुए देखा तो पाप को घूरा। मम्मी सेड, मम्मी कराए, पापा बैड, यू हर्ट। उल्टा वो बाप की बीमारी भूलकर माँ के गाल को चूमती बाप को डांटने लगी। रमशा ने इरा की गर्दन में मुंह दे दिया और सिसकी लेते हुए बोली, इरू, पापा बैड, पापा हर्ट मम्मी। सिकंदर रमशा के रोने पे परेशान हो गया। इसमें रोने वाली कौन सी बात थी? नहीं लेटना चाहता, ना हिदमत करवाना चाहता है, तो बस सिंपल सी बात थी। पापा गो, मम्मी हर्ट, मम्मी सैड, मम्मी नो खिलाए, मम्मी माइन। इरहा माँ को बोलने लगी, वो इतनी हसास सी रू। ये मेलोड्रामा किस उशी में खड़ा कर दिया है? सिकंदर ने गुस्से से बोलते हुए उससे इरहा ली जो नोनो करते बाप की बाहों में आने से इनकार कर रही थी, मगर सिकंदर ने उसे ले लिया और उसे नीचे खड़ा करके रमशा का हाथ पकड़ा और उसे बेड पर बैठाया और पानी का गिलास साइड टेबल से उठाकर उसे दिया, जो दुपट्टे से अपनी आंखें साफ करते हुए उसे नजरअंदाज कर रही थी। सिकंदर ने चिढ़कर झुकते हुए गिलास जबरदस्ती उसके होंठ के करीब लेकर गया। रमशा ने गुस्से से पानी का गिलास उससे लिया और पिया। अच्छा खासा ठीक हूँ, जरा सा बुखार क्या चढ़ गया, मुहतरमा का दिमाग खराब हो गया। समझ क्यों नहीं आती मेरी बात? आपकी बीवी हूँ, आपसे सीखी है ऐसी हरकतें। या अल्लाह, लड़की उठी क्या था? देखो बिल्कुल ठीक हूँ, कहीं से तबीयत खराब नहीं लग रही है। ख्वाह महा मुझे तपा दिया। सिकंदर चुप करके लेट जाए, वरना मैं अभी मामू के घर चली जाऊंगी, वो भी इरू को लेकर। इरू जानू, मिस्टर पियर अकेले हैं, जाओ खेलो। वो सिकंदर को इस वक्त सख्त सुनाना चाहती थी और वो नहीं चाहती इरा उसकी बात सुने। इरा ने सिकंदर को देखा, फिर माँ को, फिर उसे सर हिलाया। मम्मी नो प्ले, मम्मी सिक, मम्मी सैड। इरू अभी इस वक्त जाओ। रमशा ने जरा गुस्से से कहा। उसी पर सिकंदर कुछ कहने लगा। दरवाजे पे दस्तक हुई। सिकंदर से झुककर खड़ा होना मुहाल हो गया। वो भी आ जाओ कहकर रमशा के साथ बैठ गया। सर बुरी तरह फट रहा था, मगर वो किसी को कह नहीं सकता था। जावेद अंदर आया और सिकंदर को देखकर बोला, सर आप ठीक हैं? सोद को बुलवाया है, थोड़ी देर में आता होगा। तोबा यार, कोमे में नहीं चला गया, सो गया था, गलती कर दी। सौद को मना कर दो, अजीब दिमाग खराब हुआ है सबका। तबीयत खराब, ऊपर से सबकी हरकतें उसे चिढ़ने पर मजबूर कर रही थी। जावेद भाई, इरू को नीचे ले जाए और इनकी बात मत सुनिएगा, मैं इन्हें सीधा करती हूँ। सिकंदर ने आंखें जरा सी बंद की और फिर उसे देखा, जो नम आंखों से उसे बड़े गुस्से से दिख रही थी। जावेद बेचारा कश्मकश में पड़ गया। फिर कुछ सोचकर सर हिलाते हुए जूनियर भाग को उठाने लगा, जो माँ के पास जाने लगी। चले जूनियर भाग, कार्टून देखते हैं। इरा जावेद की बाजुओं में आकर मचलने लगी। नो जाई, मम्मी सेड, मी नो गो। मगर जावेद उसके कान में कुछ कहता बड़े आराम से उसे ले गया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, सिकंदर ने उसे देखा, जब उठ खड़ी हुई थी। तुम जैसी जिद्दी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अगर तुम्हारी तबीयत ना खराब होती तो। सिकंदर गुस्से से बोल रहा था। उसी वक्त हाथ उठाकर रमशा ने उसकी बात काटी। आपको अभी तक न पता चल सका मैं किस बात पे रो रही थी? आपको ज़रा एहसास नहीं है कि मुझे आपकी बातों से कितनी तकलीफ हुई है? बात सोच समझ कर बोल तो लिया करे। सिकंदर ने उंगली अपनी पेशानी पर रखी और उसे देखा, फिर बोला, ऐसा क्या कह दिया? नहीं लेटना चाहता? अगर तुम कहती हो तो ठीक है, आओ करो फिर मेरी खिदमत। वो बिगड़ कर कहता बिस्तर पर गया और लेट गया। रमशा उसे देखती रही, फिर दुपट्टे से अपना चेहरा साफ करती इंटरकॉम से सिकंदर के लिए खाना मंगवाया और उसकी तरफ आकर उसके माथे पे हाथ रखा, जो उसके मिजाज की तरह पूरी तरह तप रहा था। रमशा ने उसे देखा, जो अब अपनी आंखें बंद कर चुका था। रमशा उसके कोने पे जाकर बैठी और 3 साल पहले का वाकया उसकी नज़रों के सामने ले रहा। सिकंदर की जिस्म से बहता खून, उसकी बंद होती आंखें, उसके लबों से निकले अलविदाई कलामात उसकी रूह को तकरीबन खींच चुके थे। वो ना होता तो उससे मर जाना था, वो ना होता तो रूह भी ना होती। ये दोनों से रूह उसकी ज़िंदगी को मुकम्मल करते थे। लफ्ज़ों में कोई कह दे कि उन दोनों ने ओझल हो जाना है तो दिमाग की नसें ही फटने लगती थी। सिकंदर ने बिला वजह खामोशी महसूस की तो उससे आंखें जरा सी खोली। रमशा अपने हाथों को देखती रो रही थी। सिकंदर को अब उठकर बैठना पड़ा और उसे डांटने की बजाय उसे खींचकर अपने सीने के साथ लगाया। आई एम सॉरी, आइंदा मरने की बात नहीं करूँगा। सिकंदर उसके बताए बिना ही समझ गया कि वो किस बात पे रोई है। वो हर्ट बहुत कम बातों पे होती थी और जब होती थी तो बुरी तरह होती थी। खासकर सिकंदर की ज़िंदगी के हवाले से कोई बात करता, रमशा खामोशी से उसे जोर से बाजू पे पंच मारा। सिकंदर मुस्कुराया। प्रैक्टिस की अशद ज़रूरत है, ये तो किसी बच्चे का मुक्का लग रहा था। सिकंदर ने उसके बाल सहलाते हुए कहा, आई हेट यू। रमशा बुराई हुई आवाज़ से बोली। सिकंदर ने उसके बाल बिगाड़े।
आई हेट यू मोर। और खासकर तो इस वक्त तुम्हारा गला दबाने का दिल चाहता है। सिकंदर ने उसे अलग करते हुए उसके आंसू साफ किए। अजीब, तुम बेबी बन जाती हो। इरो तुमसे ज़्यादा बड़ी लगती है। देखो कैसे डांट कर गई है। हालांकि मैंने उसे पाला था, मगर साइड हमेशा तुम्हारी लेती है, जबकि तुम उसे डांटती हो। रमशा जरा सा मुस्कुराई। क्या कह सकती हूँ, डैडीज गर्ल है, आप भी गई है। सिकंदर ने उसके माथे को चूमा और फिर हेडबोर्ड से टेक लगाई। मेरी पैकिंग के लिए एलेक्स को बुलवा लेना, और तुम अपनी और इरो के लिए स्नोबर हाला से मदद ले लेना। कल बाय रोड इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे और शाम को ही हमारी फ़्लाइट है। वो भिगोया हुआ कपड़ा उसी गर्दन पे रखने लगी। एकदम उसकी बात पे साकित हो गई। इतनी ज़्यादा जल्दी कि अब नौबत कल की आ गई यहाँ से जाने की। ऊपर से उसकी और सिकंदर की तबीयत भी खराब थी। सिकंदर ने तो ऐसे मौक़ों को कैंसिल या डिले कर दिया करता था। मेरी बड़ी अहम मीटिंग आ गई है, मैं तुम दोनों को अकेले नहीं छोड़ सकता। जावेद और एलेक्स भी हमारे साथ जाएंगे। पैकिंग ज़्यादा मत करना, बस जो ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे कि ज्वेलरी, खास कपड़े और हीरो, और तुम्हारी चीज़ें वो बस लेकर जानी है। एक काम करो, दुरायना भाभी को बुला लो, वो तुम्हारी सारी मदद कर देंगी। सिकंदर कहते हुए आराम से नींदराज हो गया। रमशा हैरत से उसे देख रही थी। ये मीटिंग में क्या खास बात है जिसमें इतनी इमरजेंसी दिखाई जा रही है? सच बताएं, वो डैश आदमी तो आपको तंग नहीं कर रहा? रमशा की बात पे सिकंदर उसे देखने लगा, मगर उसको जवाब देने के बजाय उससे रमशा से कपड़ा लिया और अपने माथे पे रखा। मुझे बुखार है, जल्दी से ठीक करो मुझे। शेरू, मुझे बताएं, कोई सीरियस बात है? आज अम्मी और अब्बू इसलिए मुझसे मिलने आए क्योंकि हम कुछ दिनों के लिए यहाँ से गायब होने लगे हैं। वो तेजी से तकलीफ की परवाह किए बगैर बोली। अगर ऐसा है तो तुम मुझे रोकोगी? सिकंदर ने उसकी आंखों में देखा। नहीं, जहाँ बात आपकी और ईरो की जिंदगी की आती है, वहाँ मुझे अगर अपने घर वालों की शक्ल भी सारी जिंदगी न देखनी पड़े, मैं नहीं देखूंगी। एटलीस्ट मुझे बताएं तो सही। अब ऐसी भी बात नहीं है, इतना सेल्फिश नहीं हूं कि तुम्हें अंकल आंटी से दूर रखूं। बस कुछ महीने की बात है, फिर मिलोगी तुम सबसे। उससे ये नहीं बताया कि वो भाग का चैप्टर हमेशा के लिए ख़त्म कर रहा था और शायद अब वापस भी वो कई साल बाद ही आए। घर और बाकी कारोबार के मामला वो पहले से ही कुछ हद तक तय कर चुका था। बस उसके पीछे जमाली और हन्नान ने मामला देखने थे। घर के कुछ सामान शिप कर दिए जाने थे, बाकी उसे सब कुछ बेच देना था। जिंदगी भी बड़ी अजीब है, एक जगह सुकून से टिकने का नाम ही नहीं है। एक नया सफ़र और एक नई मंजिल शुरू हो जाती है। इस घर से उसकी बड़ी उनसीयत हो गई थी, मगर घर से ज़्यादा उसे रे और इरू अजीज से, और वो उनकी ज़िंदगी का एक भी रिस्क नहीं लेगा, ये बात तो तय थी।